हेलो स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वर्किंग कैपिटल कवर अप कर लिया था। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर देंगे। मीन्स कंपोनेंट्स जो है ना, कंपनी का कैपिटल कौन कौन से कंपोनेंट्स को मिक्स होके बना है उसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। तो कोई भी कंपनी है, आप किसी भी कंपनी की बात कर लो तो वो हर एक कंपनी के पास है ना मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कैपिटल का। कहाँ से उन्होंने डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्शन किया है, मतलब पैसा जमा किया है, उसके बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ना कंपनी रेजेस इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो वो डिफरेंट सोर्सेस में भी आप बोल सकते हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली कि ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ये दो वर्ड जो है ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर में, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि ओन्ड कैपिटल के अंडर में क्या क्या आता है एंड बोरोड कैपिटल के अंडर में कौन कौन सी सोर्सेस आते हैं। कभी ज्यादा करके कंपनी का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का। जनरली है ना, ऐसा नहीं है कि ओनली अपने खुद की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करती है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो बाहर से भी पैसा उठाते हैं, बोरो भी करते हैं, लोन भी लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे द ओन्ड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, मतलब ओन्ड कैपिटल में क्या क्या इंक्लूडेड है। कंसिस्ट ऑफ मतलब इंक्लूड्स, द ओन्ड कैपिटल इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब मार्केट में इक्विटी शेयर्स इश्यू करके पैसा रेस करेगी कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करके रेस करेगी। नहीं तो कंपनी के पास अगर वो एग्जिस्टिंग कंपनी है, देखिए एग्जिस्टिंग कंपनी होती है तो ही उनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, ओके। जो नई कंपनी है उसके लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं होता उनके पास। तो यहाँ पे अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वो अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस को यूटिलाइज करके अगर कोई नया एक्सपेंशन करना चाहती है तो कर सकती है। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड बोरोड कैपिटल को आप बोले कि बोरोड कैपिटल की कौन कौन सी एग्जांपल्स आई कैन से इन सिंपल कि एग्जांपल्स कौन कौन से, तो आप बोल सकते हो डिबेंचर्स है, लोन्स है, बैंक से लोन लिया, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। तो इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस आर यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं, बोरोड एंड ओन्ड कैपिटल के मिक्सचर होते हैं यहाँ पे। इट इज नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स। देखिए अगर कंपनी अकेले खुद का ही पैसा लेगी, ओन्ड कैपिटल ही खाली रेस करे तो करके कितना रेस कर सकते हैं कंपनी। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि इसका बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसमें बैलेंस होना चाहिए, बोरोड कैपिटल में एंड ओन्ड कैपिटल में एक बैलेंस बन के आना चाहिए। अभी आगे हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो बार बार तो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कि मिक्सअप है, ये मिक्सचर है, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस, यूजुअली ये ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का होता है। वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स इन अ डिजायर्ड प्रोपोर्शन। हियर द वर्ड डिजायर टेल्स यू कि कंपनी की इच्छा कैसी है, किस तरीके का कैपिटल रेज करना चाहती है कंपनी, यूज करना चाहती है अपने कैपिटल में, किस तरीके से उसका कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार होगा, वो उसके विल पे डिपेंड करता है कि वो उसके अकॉर्डिंगली उसका विल क्या है कि उसका प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। नाउ टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर मींस डिसाइड करना कैपिटल स्ट्रक्चर को, इसका मतलब क्या होता है टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल की। वो रेशियो कौन सा रेशियो, मतलब 2:1 के रेशियो में। अगर मैं 2:1 का रेशियो बोलूं तो डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करूं तो मतलब 2 डेप्ट लिया और 1 इक्विटी लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इसको बोला जाता है कि रेशियो, डिफरेंट रेशियोज को अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, उसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर मतलब दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे देखिए आपको डेफिनेशन दी हुई है, इसमें आरएच वेसल क्या बोलते हैं कि द लॉन्ग टर्म सोर्सेस, मतलब ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए हमने भाई 10-5 दिन के लिए किसी से उधार ले लिया, फंड ले लिया, फाइनेंस किसी ने हमको कर दिया तो उससे क्या कंपनी चलने वाली है? नहीं, वी नीड लॉन्ग टर्म सोर्सेस चाहिए हमको, जो हमको लंबे समय तक पैसा यूज करने के लिए दे, फंड्स दे, पैसा दे। तो वो हम एम्प्लॉयड करेंगे, मतलब हम यूटिलाइज करेगी कंपनी, वो एम्प्लॉयड करेगी, मतलब वो कंपनी रेज करेगी, फंड यूटिलाइज करेगी इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है।
तो RH वेसल का कहना है कि द लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। देन सेकेंड आपको डेफिनेशन आती है कि जॉन हैम्पटन क्या बोलते हैं, उनका कहना है कि अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन, ये क्या है, ये रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द डेप्ट एंड इक्विटी। ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ रिलेशन बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। हु सेज, John Hampton says that it is a relation between debt and equity. It's a relation between debt and equity. Equity securities हम बोलते हैं जिसको shares. Okay, that makes up मतलब it is a mixture. Okay, the firm's financing of its assets. उसके assets को finance करने के लिए mixture जो use होता है debt and equity का, वो है capital structure. Okay, now यहाँ पे बोला है कि capital structure is composed of, means it is made up of the components. We can say the capital structure की components क्या है, owned funds and borrowed funds. तो ये दो मैंने आपको इनिशियल स्टेज पे भी जब भी मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने कहा ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। मेनली कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ओन्ड फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो ओन्ड फंड्स में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं इसकी, तो ओन्ड फंड्स में होता है शेयर कैपिटल, जो कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करके कैपिटल रेज करती है मार्केट से, तो वो शेयर कैपिटल किसके अंडर में आता है, ओन्ड फंड के अंडर में आता है। इसके बाद सेकेंड ओन्ड फंड में आता है रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो मेंटेन रखती है एग्जिस्टिंग कंपनीज है ना, अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब अपना है ना फ्यूचर प्लानिंग करके रखते हैं कि पहले से ही जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड में रख देती है फ्यूचर कंसर्न के लिए, उसके जब भी फ्यूचर में ग्रोथ या एक्सपेंशन करना है, कुछ रिनोवेशन करना है, राइट, तो इसलिए उसको फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस मेंटेन, एवरी कंपनी मेंटेन्स रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम पढ़े वेयरएज मतलब इसके अलावा बोरोड फंड्स का मतलब क्या होता है, बोरोड फंड्स रिप्रेजेंट डिबेंचर्स। बोरोड फंड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बोरोड फंड डिबेंचर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये डिबेंचर्स को रिप्रेजेंट करता है, प्लस बैंक लोन, ये आउटसाइडर हो गया ना, बैंक लोन देगी तो इंटरेस्ट लेगी, राइट, ये उधार का पैसा है, बैंक लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, और लंबे समय तक की कोई है ना जो प्राइवेट कंपनीज भी होती है वो लॉन्ग टर्म लोन्स देती है। ओके, तो वो प्राइवेट प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आगे यहाँ पे आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे यहाँ पे आपको बॉक्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स क्या है, तो यहाँ पे 2 बेसिक प्रिंसिपल्स दिया है। 2 बेसिक प्रिंसिपल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हाइल टेकिंग डिसीजन। अगर कोई कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन ले रहा है, डिसाइड कर रहा है, फाइनेंस में जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर, सॉरी मिनिस्टर तो हमारे कंट्री के लेवल पे बोलेंगे हम, फाइनेंस मैनेजर, वो कैपिटल स्ट्रक्चर को जब डिसाइड करता है तो उसको 2 बेसिक प्रिंसिपल ध्यान में रखने होते हैं। एक तो क्या, द रेशियो ऑफ डेप्ट टू इक्विटी, मतलब उसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था 2:1 का, सपोज, तो उसने 2 पार्ट, उसका जो टोटल कैपिटल है उसका 2 पार्ट्स उसने ना बाहर से लोन उठाया है एंड 1 पार्ट उसने इक्विटी का रखा है। तो इसके काफी सारे इसके बेनिफिट्स और वो डिटेल में बाद में आपके फर्दर चैप्टर्स में आएंगे, तभी हम स्टडी करेंगे। शुड बी ऑलवेज गेयर टू द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपको स्टेबल रखना है अपनी अर्निंग को तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये रेशियो डिसाइड होता है कि किस तरीके का रेशियो यूज होना चाहिए, 1:2 का होना चाहिए, 2:1 का होना चाहिए, इस तरीके से हम आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। उसके बाद में सेकंड प्रिंसिपल क्या दिया है यहाँ पे कि द कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी बैलेंस्ड। जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो बैलेंस्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। कैसे बैलेंस्ड होना चाहिए, विथ एडिक्वेट में सफिशिएंट इक्विटी क्वेश्चन, उसके जो इक्विटी होल्डर्स की कैपेबिलिटी है, राइट, इक्विटी का जो पैसा उसने लिया है वो एब्जॉर्ब कर पाना चाहिए। अगर इन केस सपोज मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो गए और रिसेशन पीरियड आ गया तो वो शॉक को बर्दाश्त करने के लिए, वो जो उसको लॉस होने वाला है उसको बर्दाश्त करने के लिए बिजनेस साइकिल उसका अफोर्डेबल होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अफोर्ड कर सके और उसमें उसके जो परफॉर्मेंस में कुछ इफेक्ट ना आए और आगे जाके फिर उसकी ग्रोथ हो जाए। इसीलिए उसका इक्विटी क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं हम
कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब ये मैंने कंपोनेंट्स वर्ड आपको पहले भी यहाँ पे यूज किया। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कंपोज्ड ऑफ, कंपोनेंट्स, इंक्लूड्स, ओके। सो कैपिटल स्ट्रक्चर किस किस को मिलाकर बना है, तो उसके बारे में अब हम देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर, 4 बेसिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स में पहला दिया है हमें इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर मैं इक्विटी वर्ड पे हमारी बात आती है तो यहाँ पे जो इक्विटी वर्ड इज रिलेटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये किसका पैसा होता है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, वो ओनर्स होते हैं, कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उनको हम ओनर्स बोल सकते हैं। अगर सपोज किसी कंपनी में मैंने 1000 रुपीज के शेयर खरीदे, 10 रुपए का एक, तो मतलब 100 शेयर मैंने खरीदे हैं, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर, 100 शेयर खरीदे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 1000 होता है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर कंपनी जब है ना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो मेरे शेयर्स मुझे भी कुछ इंटरेस्ट, मतलब सॉरी इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट मुझे भी कुछ भेजेगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो इट इज अ बेसिक सोर्स। हर एक कंपनी है ना इक्विटी तो रखती है अपने बैलेंस में, फाइनेंस करने के टाइम पे वो क्या इक्विटी का कैपिटल तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करती ही है। अभी इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स विच गेट डिविडेंड, जिनको डिविडेंड मिलता है, जैसे मैंने बोला कि जो इंटरेस्ट मिलता है उसको डिविडेंड बोला जाता है, शेयर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर इन केस कंपनी बंद हो रही है, ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वाइंड अप हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर बेचारा वो सबसे लास्ट में उसको पैसा मिलता है। मतलब जब तक सबको ले दे के रेसिडुअल इसको इनकम जो होती है, बची कुछ जो रेसिडुअल उसको पार्ट उसको मिलता है, तो वो यहाँ पे आफ्टर इट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स, सबसे पहले क्या होता है कि है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलने के बाद में सबसे लास्ट में, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर का ही नंबर आता है। अगर कुछ नहीं बचा तो वो खाली हाथ ही रह जाता है, ऐसे है। तो यहाँ पे दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली उन्होंने बिजनेस में पैसा डाला है, अब डूबेगा या तो मिलेगा। सो दे बेयर अल्टीमेट रिस्क, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क उन्हीं को होती है। They bear ultimate risk associated with the ownership. So they carry डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट। इवन है ना उनका कोई डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है, ये डिपेंड करता है कि कंपनी को ले दे के सबको, मतलब जिनसे उधार लिया है, जिनको फिक्स्ड उनको डिविडेंड देना है, उनको इंटरेस्ट देना है, उनको सबको दे ले के बाद में जो रेसिडुअल बचता है वो पार्ट है ना इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में आता है। तो उसकी जो फिक्स्ड रेट नहीं होती है डिविडेंड की, इक्विटी शेयर होल्डर्स की फ्लक्चुएटिंग रेट होती है, डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर हाईएस्ट रिस्क बेयर करता है, उसको हाईएस्ट रिस्क होती है। मिला तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा, इन शॉर्ट। अभी आते हैं सेकंड पे। सेकंड कंपोनेंट क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स्ड रहता है, उसका जो डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स रहता है। और जब भी कंपनी बंद होती है तो रीपेमेंट की जब बात होती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा मिलता है। किससे पहले मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। प्रेफरेंस शेयर गेट्स इट्स कैपिटल बैक बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर गेट। सो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैरी प्रेफरेंशियल राइट। ये जो वर्ड प्रेफरेंस है वही आपको बता देता है कि उसको प्रेफरेंशियल राइट्स है, स्पेशल राइट्स है उसको, एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इवन हैव द प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स। प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर से, इक्विटी शेयर से पहले इनको इंटरेस्ट, इनका जो डिविडेंड है वो मिलता है फॉर द रिटर्न ऑफ कैपिटल। रिटर्न ऑफ कैपिटल मतलब हम लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट जो उनको मिलता है, उनकी कैपिटल पे जो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, जिन्होंने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स परचेस किए हैं, मतलब उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो उनको जो उनके रिटर्न पे उनके कैपिटल पे जो रिटर्न मिलता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है, प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स वी कैन से, ओके। सो व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड, जब कंपनी लिक्विडेटेड होती है, बंद होती है, तभी भी वही केस है कि उसको पहले मिलेगा। लिक्विडेटेड होना मतलब वाइंड अप होना, ओके। सो दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। और इन शेयर्स पे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स्ड रेट पे मिलता है। वो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि 12% का प्रेफरेंस शेयर है क्या, 15% का प्रेफरेंस शेयर है, या 18% का लेके आ रही है गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट, कंपनीज, उसके ऊपर मिलता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स किसको बोलते हैं, जो कंपनी है ना प्लॉ बैक करके रखती है अपना प्रॉफिट को, मतलब
प्रॉफिट में से हर साल कुछ अमाउंट साइड में रखती है, तो उसको कंपनी यूटिलाइज कर सकती है अगर उसको फर्दर एक्सपेंशन करना है, कुछ रिनोवेट करना है, कुछ नए टेक्निक और वाले उसको नए एसेट्स लाने हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लानी है, कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स को यूटिलाइज किया जाता है। तो ये क्या है, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, ये बाहर से नहीं लेना पड़ता, ये ऑलरेडी कंपनी के पास उसके खाते में जमा रहता है, उसने रिजर्व्स करके रखे हुए हैं। ओके, सो इट इज नथिंग बट अ फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसको हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, वापस से बिजनेस में पैसा ले आना। कंपनी अपने बिजनेस में वापस पैसा अपने रिजर्व्स में से निकाल के ले आते हैं। जिस तरीके से अभी एग्जांपल दे दूं तो हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट अप करने के लिए निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, राइट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो रिजर्व्स रखे हैं उनमें से पैसा इकोनॉमी में लेके आ रहे हैं। ओके, तो अगले इस पे आते हैं हम, बोरोड कैपिटल। borrowed capital, it comprises the following। दो इसमें फॉलोइंग दो टाइप्स है कि जहां पे एक तो होता है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर ये एक्नॉलेजमेंट है, लाइक अ सर्टिफिकेट। आपको जैसे आपको कैसे सर्टिफिकेट मिलती है उसी तरीके से एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन्स है कि कंपनी ने ना पैसा बाहर से उधार में उठाया है। ओके, बॉन्ड के तरीके से ये मिलता है डिबेंचर्स वाला सर्टिफिकेट। एंड कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट एन अग्रीड रेट। ये जब कंपनी स्टार्टिंग में जब लेती है, ये पैसा उधार लेती है, राइट, इश्यू करती है डिबेंचर्स, तो उसी टाइम पे ये है ना रेट, उसकी इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे इसको डिविडेंड वर्ड नहीं यूज किया जाता है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर वाले में डिविडेंड वर्ड यूज हुआ है क्योंकि वो शेयर्स है, लेकिन वो शेयर्स कैसे फिक्स्ड रेट डिसाइडेड होते हैं 12%। अगर मान लो है ना, अब वो है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मैं वापस बैक जा रही हूँ प्रेफरेंस एंड इक्विटी पे। अगर मान लो अगर कंपनी ने इसको तो 12% बोला है, लेकिन लास्ट में जाके काफी प्रॉफिट हुआ और इक्विटी शेयर होल्डर को 20% मिल गया, तो ये है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो नहीं सकता है, क्योंकि इसने अपने आप को पहले से सेव कर रखा था 12%। इसने बोला था भाई तुम लॉस में जाओ या प्रॉफिट में जाओ, मुझे मेरा 12% चाहिए है। लेकिन बेचारा इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे नहीं बोलता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो बोलता है ठीक है भाई, जो बचा कुचा होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पे डिबेंचर होल्डर है ना, वो भी है ना अपने इन्वेस्टमेंट को, जो वो कंपनी के डिबेंचर्स खरीदता है, तो वो अपने आप का जो इंटरेस्ट है वो पहले से ही है ना अग्रीड रेट पे फिक्स कर देता है। बहुत सारे कंपनीज को क्या करना पड़ता है, इसके अगेंस्ट में अपने है ना एसेट्स भी दिखाने पड़ते हैं डिबेंचर इश्यू करने के पहले। अभी यहाँ पे टर्म लोन क्या होता है, ये बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, 10 साल के लिए 5 साल के लिए लोन देती है, हाँ, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी दे कैरी। इवन यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें टर्म लोन्स में। तो यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द अबव कॉन्सेप्ट वी शैल कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट। यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी हुई है, उसको हम कैलकुलेट करके वैल्यू सीखेंगे कि ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल कैसे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए बैलेंस शीट दी है, तो अब इस बैलेंस शीट को हम स्टडी करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया। अगर इन केस आपको कोई डाउट हो, ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख सकते हो, तो फिर मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगी। आगे आते हैं बैलेंस शीट पे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड। एबीसी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे एसेट साइड है आपका, यहाँ पे सब फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। देखो मैं अकाउंट्स पढ़ाने के टाइम पे, मेरे अकाउंट्स के लेक्चर में मैं बता रही हूँ कि फिक्स्ड एसेट्स हमको बैलेंस शीट में टॉप में लिखने होते हैं और फिर बाद में करंट एसेट्स आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बैलेंस शीट दिखाई दे रही है उसमें इसी तरीके से मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये आपके जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने बोल दिया। यहाँ पे ये इन्वेंटरीज बोले तो ये स्टॉक है। यहाँ पे आते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। ये शेयर कैपिटल, ये इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एडिशन रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दिया है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब हर एक शेयर का 10 रुपया है। तो 10,000 के शेयर मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 के, तो 1 लाख रुपीज शेयर होल्डर्स ने पैसा डाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उस पे आते हैं तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स है कंपनी के बैलेंस शीट में और 100 रुपीज का एक शेयर का पैसा है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 5 लाख रुपीज फुल्ली पेड। अभी इसके कॉन्सेप्ट हम आगे सीखेंगे, जब भी शेयर्स का चैप्टर अकाउंट्स में भी सीखेंगे, तभी इश्यू ऑफ शेयर्स, तभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी ज्यादा इसमें लंबा नहीं खींचते, थियरी है ना। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 5 लाख होता है। तो मतलब जो शेयर कैपिटल का कॉम्पोजिशन है वो है 1 + 5, तो टोटल 6 लाख, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट। तो ये रिजर्व्स
10% सब प्लस 50,000 है, तो ये एक हो गया। इंक्लूड करने के बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर में ये, और दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर में लायबिलिटीज पार्ट में एक और पार्ट आता है। यहाँ पे ये देखिए 1010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, मतलब पूरा का पूरा पैसा। फुल्ली पेड का मतलब होता है कि पूरा का पूरा कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया है, डिबेंचर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया है। पार्टली पेमेंट भी होता है, तो यहाँ पे फुल्ली पेड का मतलब पूरा का पूरा पैसा रिकवर मतलब दे दिया है इन्वेस्टर्स ने कंपनी को, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स में भी रिकवर करती है कंपनी। तो यहाँ पे 1010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड का मतलब हम 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 1 लाख। तो इस तरीके से कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये देखिए अब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर अगर कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया कि चलो कैपिटल स्ट्रक्चर देखो, तो आप बोलोगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस डिबेंचर्स, ये सारे कंपोनेंट्स है कैपिटल स्ट्रक्चर के। तो जब आप सम अप करोगे इन सबको तो 7,50,000 आएगा। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मिक्सचर है। मिक्सचर है किसका? कंपनी का, ओन्ड कैपिटल का, रिजर्व्स का एंड बोरोड कैपिटल का, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहां तक आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। मेरे नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्टिंक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगी। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकॉन बटन पे प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।